हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नावल को फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में जो है, जिसका नाम है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इट इज़ रिटन बाय R.K. नारायण। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है कि मार्केट जो है उस पर एक शांति छा जाती है 7:30 बजे के लगभग, थोड़ा सा बाद में, है ना। और सड़क के पार एक डिस्पेंसरी है, इसका नाम याद रखना है आपको, कृष्णा डिस्पेंसरी। उस कृष्णा डिस्पेंसरी पे जो डॉक्टर कृष्णा है वो किसी मरीज़ की गर्दन पर झुके हुए उसके गले को चेक कर रहे हैं। मतलब ये मान सकते हैं आप कि वो जैसे खांसी जुकाम के लिए गला चेक करते हैं, वो वैसा कर रहे होते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, एक सड़क के किनारे जो है, जो वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर एक स्ट्रीट डॉग जो है, मतलब जो गली का जो कुत्ता होता है, आवारा कुत्ता होता है जिसको किसी ने पाल नहीं रखा होता, वो वहाँ पर कुत्ता लेटा पड़ा हुआ है ना। तो नाउ जब से 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहली जब म्यूनसिपैलिटी बनी थी, तब से लेकर अब तक ये पत्थर जो है वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब उनका यूज़ नहीं किया गया है। सड़क बनाने के लिए उनको रखा गया था पर उनका यूज़ नहीं किया गया है। नाउ एक प्रिंटिंग प्रेस है, आपको याद रखनी है, ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस, है ना। ये जो है, ये वहाँ से जो है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी, है ना। हालांकि क्योंकि दुकान खोलने का जो समय था उसके अकॉर्डिंग ये दुकान बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो दुकान बंद नहीं की उसने, तो उसने शटर को नीचे कर रखा था। शटर को क्या कर रखा था उसने? नीचे कर रखा था। जगन को पता था कि यदि वो दरवाज़ा खटखटाएगा तो नटराज, ये याद रखना आप, नटराज जो है वो दरवाज़ा खोलेगा और उसके पास हमेशा एक बहाना होगा। क्या बहाना होगा? कि उसकी जो किताब है वो तैयार हुई कि नहीं हुई। और जो किताब थी वो कई सालों से, मतलब इतने साल कि उसको काउंट भी नहीं कर सकते, वो प्रिंटिंग के लिए दी हुई थी। और वो उसका मैग्नम ओपस थी। मैग्नम ओपस किसको बोल सकते हैं अपन? उसका बेस्ट वर्क, उसके लाइफ टाइम का सबसे अच्छा जो वर्क बोलते हैं अपन। और ये वर्क किस पे था? नेचर के क्योर एंड नेचुरल डाइट। ये जो वर्क है ये जगन जो है वो लिख रहा था, लेकिन ये बहुत सालों से प्रिंटिंग के बाहर, प्रिंटिंग के अंदर ही पड़ा हुआ था। मतलब कि ये प्रिंट नहीं हुआ था बहुत लंबे समय से, आप ये बोल सकते हो। जगन को ये बात पता थी कि नटराज फिर से वही बहाने बनाएगा जो हमेशा से बनाता है वो, कि वो अच्छे टाइप का मतलब है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में जो अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं या फ़ॉन्ट से मिला के एक उसको बोलते हैं बटर तैयार करते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बटर। मतलब एक, आजकल तो कंप्यूटर से, प्रिंटर से सब कुछ टाइप हो जाता है, पहले वो अक्षरों को जोड़ जोड़ के टाइप बनाया करते थे। तो वो ऐसी बातें बोलेगा उसको, परंतु वो उसकी चेयर जो हैं उनमें से किसी एक चेयर पर बैठ सकता है और पॉलिटिक्स की बातें कर सकता है। परंतु उसने इस लालच को छोड़ा, मतलब जीत लिया, यानी कि टाल दिया इसको, और वहाँ से निकल गया वो, क्या सोचते हुए कि लड़का जो है घर पे अकेला होगा। लड़का कौन है यहाँ पे? आपको मैं बता चुका हूँ पहले, माली। तो माली घर पे अकेला होगा, इसलिए वो बोलता है कि आज नहीं। परंतु वो सोचने लग गया और कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने लग गया अपने अंदर अंदर कुछ। तो क्या कर रहा था? वो सोचता हुआ इंट्रोस्पेक्टिव मूड में आगे बढ़ रहा था, और रोड के किनारे किनारे वो अपने आप को क्या पा रहा था? अकेला, बिल्कुल अकेला जो है वो चला जा रहा था, कुछ चुपचाप, है ना। जब वो वहाँ से जा रहा था तो कुछ घोड़ा गाड़ियाँ जो हैं उसके उसके पास से गुजरी, और उनके जो ड्राइवर्स थे वो अपने घोड़ों को क्या कह रहे थे? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, क्या? कि भाई थोड़ा देख कर चलो, या बचो बचो, इस तरह की आवाज़ें लगाते हुए चल रहे थे। उसके बाद कुछ साइकिल्स गुजरी, स्कूटर गुजरा, और एक दो कारें वहाँ से गुजरी अपने हॉर्न को बजाते हुए। ट्रैफिक जो है वो छटने लगा था, मतलब कि कम होने लगा था और लगभग गायब हो गया। तो उसे पता लग गया कि वो कबीर लेन को पार कर गया है। कबीर लेन गली का नाम है ना। क्योंकि अब दुकानों की जो लाइट्स हैं वो सड़क पर नहीं पड़ रही थी। तो मार्केट रोड जो थी और लॉ ली एक्सटेंशन के जो मोड़ था, ये एक्सटेंशन किस जगह का नाम है? मार्केट रोड को बोलते ही हैं। उनका जो जंक्शन था, जो मोड़ था, वहाँ पर क्या था? चौराहे पर एक पुलिया बनी हुई थी,
है ना। और उस पुलिया पर हमेशा की तरह एक वैग्रेंट, एक भिखारी बैठा हुआ था, है ना। और जो गुजरने वाले लोग थे उनको वो घूर रहा था, और वो गटर में बार बार थूक रहा था, और एक उसके पास में गधा खड़ा हुआ था, है ना। और वो इस तरह खड़ा हुआ था जैसे कि वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहा हो, यानी कि वो उसको ये बोलने ही वाला हो गधा उसको कि आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। मतलब कुल मिला के एक ऐसा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है हमें जैसा हमें एक आम छोटे टाउन में देखने को मिल जाएगा। जगन को ये बात पता थी कि जो भिखारी है वो वेट कर रहा है कि जो डिनर करने के बाद जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पे पत्तियाँ, मतलब साउथ को अगर अपन देखें तो पत्तियाँ जो होती हैं केले वगैरह की, वो उस पर लोग खाना खाते हैं और उसको उनको बाहर फेंक देते हैं। तो वेट कर रहा था वो उन पत्तियों को बाहर फेंके जाने का घरों से, कबीर लैंड की गलियों में, और उनको इकट्ठा करेगा, उनको अपने हाथों से उस भोजन को वहाँ से निकालेगा जितनी भी पत्तियाँ होंगी, और अपना पेट जो है वो उन सब्जियों से और चावल से भरेगा जो उनके अंदर बचा हुआ होगा। तो जगन को लगता है कि इसका जो इलाज है वो क्या है कि हमारे देश को अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, है ना। लोगों को प्लेट्स में खाना शुरू करना पड़ेगा, और जो लीव्स है, पत्तियां जो हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि प्लेट्स को साफ़ किया जा सकता है और वापस रखा जा सकता है, जैसा कि पत्तियों को नहीं किया जा सकता जो कि बाहर फेंकी जाती हैं, और भिखारियों के लिए ये डिनर बन जाता है पिक करने के लिए। जगन जो है वो विचार मगन था, सोच रहा था, और वो पूरे नेशन जो है, पूरा देश जो है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोच रहा था इस वक्त। तो मतलब एक तरह से एक टाउन का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिस तरह से होता है, सब पूरे अपने टाउन की नहीं, अपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने वाला, एक वैसा ही कैरेक्टर जो है आर.के. नारायण हमें दे रहे हैं जगन के रूप में। तो फिर वो सोचता है कि अगर हर किसी ने पत्तियों पर खाना छोड़ दिया तो जो पत्तियों के इस धंधे में लगे हुए हैं, है ना, उनको अपने बिजनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। और एक अल्टरनेटिव एंगेजमेंट उनके लिए ढूंढना पड़ेगा, मतलब उनके लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले ये स्टैटिस्टिक्स जुटानी होगी, आंकड़े जुटाने होंगे कि कितने % पॉपुलेशन जो है वो पत्तियों पे खाना खाती है, और कितने जो हैं वो प्लेट्स में खाते हैं, और प्लेट्स भी कौन सी, सिल्वर की या एल्युमिनियम की या फिर किसी और धातु की बनी हुई प्लेट्स में खाते हैं। फिर वो सोचता है कि हाउ मैनी वर एंगेज इन गैदरिंग द ड्राई लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मैम्पी के जंगल। तो वो सोचता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मैम्पी के जंगलों में इन पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उनको एक दूसरे से जोड़कर, है ना, क्या बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, पत्तल बोलते हैं, है ना। और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए बनाना का ट्री लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं कि उनकी लीव्स को खाने के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये मतलब नेशनल, एक तरह से पॉलिटिशियन की तरह, एक नेशनल लीडर की तरह ये सब बातें सोच रहा है। और जब तक ये नहीं किया जाता तब तक, यानी कि राष्ट्रीय स्केल पर नहीं किया जाता, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता, ये भिखारी जो है वो ऐसे ही क्या करेगा, यहीं रहता रहेगा, है ना। रात को जब देर होगी बहुत तो ये अपने इस कलवर्ट अपन एक एक पाइप को भी बोल सकते हैं, बड़ी पाइप जो होती हैं जिनके अंदर जो है रेलवे लाइंस के नीचे से या पुलिया या गटर के नीचे से, मेरी ड्राइंग को एक्सक्यूज़ माई ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। तो वो जो बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं मोटी मोटी, उनके अंदर भी कलवर्ट उसको भी बोल सकते हैं अपन। तो वहाँ से वो निकलेगा और वो स्ट्रीट्स में चलाता हुआ हर दरवाजे के आगे से निकलेगा। ओ गुड मदर गिव मी ए हैंडफुल ऑफ राइस फॉर दिस हंग्री वन। इस भूखे को एक मुट्ठी भर चावल दे दो, थोड़े से चावल दे दो, है ना। तो ये भिखारी जो है वो ऐसा ही करता रहेगा। उस भिखारी की आवाज़ जो है बहुत ही डीप थी, जो चली जाती थी, घुस जाती थी दरवाजे से होते हुए और किचन के अंदर और उससे भी परे, है ना। और जो शरारत करने वाले बच्चे थे, शरारती बच्चे थे, वो बच्चे भी इस आवाज़ से चुप हो जाया करते थे, क्वाइट हो जाया करते थे, क्योंकि उसको एक 3 आँखों वाला मनुष्य के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, खासकर माताओं द्वारा। बच्चों को डराने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनमें से एक ये था। तो ये हमारे देश के लिए एक धब्बा है ना। जो अपने जगन जो है अपने मन ही मन ये बात कमेंट कर रहा था, और जब तक वो लॉली स्टैचू जो है वहाँ तक पहुँचा, और जो कि लगभग एक फरलॉन्ग दूरी होती है वहाँ पर स्थित थी, उसका जो दिमाग है वो बहुत सारे राष्ट्रीय और मानवीय प्रॉब्लम्स और उनके रिजल्ट्स से भर चुका था। मतलब वो सोचे जा रहा है और बस चले जा रहा है।
ये लॉली जो वर्ड बार बार आ रहा है, आप पहले भी सुन चुके हो, सर फ्रेडरिक लॉली नाम है इनका। तो सर फ्रेडरिक लॉली की जो स्टैचू थी वो सिटी के बिल्कुल सामने लगी थी। कहने का मतलब है कि सिटी जो थी उसके स्टैचू की फेस की तरफ थी, और जो पीछे वाला भाग था उसका स्टैचू के बैक साइड, वो इट वॉज सपोज टू बी द बैक ऑफ बियॉन्ड। बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब ये है कि उससे पीछे कुछ नहीं होगा, उससे पीछे कुछ भी नहीं होगा। ओके, नाउ द लिमिट ऑफ सिटीज एक्सपेंशन, ये सिटी उससे आगे नहीं बढ़ेगी। परंतु ये जो भविष्यवाणी थी वो ख़त्म हो गई या गलत साबित हो गई जब लॉली एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन और न्यू एक्सटेंशन, ये तीनों की तीनों जो हैं नई कॉलोनी एक तरह की बन गई वो स्टैचू के पीछे की तरफ। और जगन का जो पुश्तैनी मकान था वो कभी जो शहर के बाहर का आखिरी मकान बनाया जाता था, है ना, वो पहला मकान बन गया इन नई कॉलोनीज़ का। मतलब ये मान लो आपकी उसका घर जो था लॉली स्टैचू के पीछे था, और वो क्योंकि लोली स्टैचू तक ही शहर था तो उसका घर एक तरह से आखिरी घर माना जाता था। लेकिन जब नई कॉलोनीज बन गई तो उसका घर जो है वो नई कॉलोनीज में पहला घर बन गया। जैसे ही जगन जो है वो स्टैचू के पास पहुंचा, उसके मन में एक थ्रिल, एक स्फूर्ति सी आ गई। ये स्फूर्ति जो है वो इस इनॉर्मस विशाल जेंटलमैन की मूर्ति को देख कर नहीं आई थी, जो कि एक नेपोलियनिक एटीट्यूड में खड़ा था, है ना, एक विजेता के एटीट्यूड में, जो कि शुभ दृष्टि डाल रहा था, अच्छी दृष्टि डाल रहा था, बिनाइनली सर्वे कर रहा था जो मालगुडी है उसकी हिस्ट्री और उसके भाग्य को एक ही नज़र में। तो मतलब एक ही नज़र में जो अपने मालगुडी के भविष्य और उसके भूत को देख रहा था, ऐसा नेपोलियनिक एटीट्यूड लिए हुए विशाल मूर्ति, उसको देखकर उसके मन में स्फूर्ति नहीं आई, उसको देखकर उसके मन में थ्रिल नहीं आया। परंतु क्या होगा आगे, पहले अपन पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। जगन ने इस स्टैचू को नोटिस करना 40 साल पहले लगभग बंद कर दिया था। कितने साल पहले? 40 साल पहले। फैक्ट याद रखना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो परंतु वो क्यों थ्रिल्ड हुआ? क्योंकि उसको एक अपने बेटे माली की झलक मिली वहाँ पर स्टैचू के दूसरी तरफ। जो पेडिस्टल था, जो मतलब चहलकदमी करने वाला, पैदल चलने वाला जो स्थान था, उसके चारों ओर जो है बड़े बड़े स्टेप्स लगे हुए थे, जो कि पार्क बेंच की तरह काम करते थे। सीढ़ियाँ लगी हुई थी जिस पर यंग और बूढ़े दोनों प्रकार के लोग जो हैं नेबरहुड के, वो बैठा करते थे। अब वहाँ पर कौन कौन होते थे? पेंशनर्स जो रिटायर हो चुके हैं, आइडलर्स जिनके पास जो वेले हैं, जिनको कोई काम नहीं है, थके हुए मजदूर लोग, और बुजुर्ग लोग जो कि या बीमार लोग जिनको कि डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया है फ्रेश एयर के लिए। वे सब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब दिशाओं में फेस किए हुए उन स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे बैठे होते थे। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी साइकिल्स पर ग्रुप बनाकर खड़े होते थे झुके हुए। कहाँ पर? सदर्न स्टेप्स पर, साउथ की तरफ जो स्टेप्स थे। उनके टाइट ट्राउजर्स पहने होते थे और कलरफुल शर्ट्स पहनी होती थी, और वो फिल्म स्टार्स, क्रिकेट और फैशन और ड्रेस और एटिकेट्स, है ना, डिपार्टमेंट को एटिकेट बोल सकते हैं अपन, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे होते थे। गर्मा गर्म उनकी गॉसिप चल रही होती थी। जगन जो है वो उस मूर्ति के नॉर्थ साइड से होकर गुजरा ताकि वो अपने बेटे को एम्बेरस ना करे। मतलब बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है वो, और पिता को देखकर एम्बेरसमेंट फील ना हो उसको, इसलिए वो नॉर्थ से निकला। परंतु उसे इस बात को श्योर करना था, या उसको ये बात अच्छी लगी कि वो उसको देख ले एक बार कि वो है कि नहीं। तो तुरंत उसने क्या किया, ग्रुप में देखा और माली को उसकी डीप येलो शर्ट से उसने पहचान लिया, और ये थोड़ी सी झलक जो थी उसने उसको खुशी से भर दिया। किसको खुशी से भर दिया? जगन को। और वो टिपटो करते हुए, दबे मतलब पैरों की आवाज़ ना करते हुए और कहीं दूसरी तरफ देखते हुए, मतलब इस तरह शो करते हुए कि उसने माली को देखा ही नहीं, वहाँ से निकला। और वो खुद ही बुदबुदा रहा था अपने अंदर इररिलेवेंटली, मतलब बेतुकी बातें। बेचारा लड़का, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, या फिर उसे जो कर रहा है वो करने दो। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था, उसकी हाइट पर, उसके वेट पर, और उसका जो डेवलपमेंट हुआ उस पर, मतलब शारीरिक हष्ट पुष्ट होने पर। दूसरे भी हैं अच्छे, बट वो दूसरों से सबसे अलग दिखता है ना। वो सोचता था कि भगवान ने इसके लिए क्या सोच रखा है पता नहीं, है ना। तो फिर वो सोचता है कि मुझे इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, माली को और टाइम देना चाहिए। वो घर पहुंचता है और अभी भी उसके विचार जो हैं वो अपने बेटे के बारे में ही हैं, अपने बेटे के बारे में ही वो सोच रहा है। अपने घर पहुंचता है, कुछ बेसिक सी बातें हैं बहुत ही। अपने घर पहुंचता है, लाइट जलाता है फ्रंट के कमरे की, अपना ऊपर का कपड़ा उतारता है और उसको एक कील पर टांग देता है। अपनी जिब्बा है, जो बनियान होती है, जेब वाली बनियान, उसको
उतारता है और अपनी कल की वॉश के लिए उसको बास्केट में डाल देते हैं। अपने पुराने घर में से गुजरता है, वो 3 लेयर बनी हुई हैं, 3 तरह के मतलब कर्टयार्ड और बरामदे बने हुए हैं। वहाँ से होता हुआ पीछे की तरफ पहुँच जाता है वो, और पीछे जो क्रॉस वाला बार्स वाला छड़ों वाला दरवाज़ा है उसको धीरे से खोल देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वो अपनी दुकान से किस तरह से इधर उधर की घटनाओं पर ध्यान देता हुआ, है ना, अब जो उसके मन में चल रहा है उस पर रिफ्लेक्ट करता हुआ, और रिफ्लेक्शन में भी उसका क्या है, वो अपने टाउन के बारे में भी सोच रहा है, वो अपने नेशन के बारे में भी सोच रहा है, नेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है उनके बारे में सोच रहा है। परंतु ये सब बातें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके नहीं सोच रहा है। वो किसी बात को सोचना शुरू करता है और फिर बोलता है छोड़ो अपने को क्या है, या फिर इसको आगे देखना पड़ेगा, या अभी इसका सोल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमें पता लगती है कि वो अपने बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो उसे लगता है कि उसका बेटा जो है वो सबसे अच्छा भी है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए अपनी वर्थ को प्रूव करने का। उसकी वर्थ वो एक ना एक दिन तो ज़रूर प्रूव कर ही देगा। और लास्ट में हमें इस सीन जो हमने देखा उसमें हमें उसका जो एंशियंट हाउस है, उनका जो पुराना पुश्तैनी घर है, उसके बारे में हमें पता लगता है कि वो काफ़ी बड़ा घर है, और उस बड़े घर में वो पहुंचता है। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।